हेलो, जय हिंद मेरे नेवी के भावी फौजियों। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी वाली तैयारी है वो आप कर रहे होंगे। और आज के दिन में आपने नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे खूब स्क्रॉल किया होगा कि आज हमारे एडमिट कार्ड है वो आने वाले थे, लेकिन एडमिट कार्ड है वो क्यों नहीं आए, है ना। देखो, अभी आपको एक दो दिन का और वेट करना होगा। अगर नहीं आता है तो फिर आपका एग्जाम है वो डिले पूरी संभावना है कि होगा, है ना। अभी तो एक दो दिन आप वेट करो, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं। कभी कभार हो सकता है कि आज ना आके आपका कल आ जाए, परसों आ जाए, तो एक दो दिन का वेट करना होगा। एग्जाम आगे पोस्टपोन्ड होगा नहीं होगा इसकी अभी ऑफिशियल मेरे भाई सूचना है वो नहीं मिली है, तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। आपको बस धैर्य बनाए रखना है, तैयारी करो, भर्ती आपकी कैंसिल होगी नहीं। मस्त रहो, पढ़ते रहो मेरे भाई, ठीक है। हम भी एडमिट कार्ड का ही आज इंतजार कर रहे थे कि अगर एडमिट कार्ड आ जाएगा आज तो हम आज शाम को आपको मैराथन क्लासों का शेड्यूल है वो बता देंगे। और वेट करते हैं, कल का देखते हैं क्या होता है। तैयारी करो, परेशान मत हो, हम आपके साथ हैं, ठीक है मेरे भाई। शुरू करें? बिल्कुल सर, आप आगाज कीजिए। अच्छे से तैयारी करो, अगर और आपको समय मिलता है तो तैयारी आपकी और अच्छी हो जाएगी, है ना। चलिए भाई शुरू करते हैं, आ जाओ। अब एडमिट कार्ड को लेके बार बार कोई कमेंट नहीं करेगा, पढ़ाई पे ध्यान दो चुपचाप। जब आएगा सो आएगा, देख लेंगे। कश्मीर के दक्षिणी भाग में वेरीनाग में वसंत में कौन सी नदी है वो निकलती है? वसंत में। कश्मीर के दक्षिणी भाग में वेरीनाग से वसंत में कौन सी नदी निकलती है मेरे भाई? बहुत अच्छा, बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए, सभी प्यारे भाई बताएंगे। तो यहां पर आंसर होगा आपका झेलम नदी। ऑप्शन मेरे भाई ए राइट होगा। ये निकलती है वेरीनाग, पीर पंजाल दर्रा, जम्मू कश्मीर से आपकी झेलम नदी। इसका पौराणिक नाम है वितस्ता। झेलम नदी का पौराणिक नाम वितस्ता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उद्गम स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका समापन है वो पाकिस्तान में चिनाब नदी में होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? ये आप सभी को बताना है। अब आपके आंसर आना चाहिए, है ना। एडमिट कार्ड एग्जाम को लेके टेंशन त्याग दो, पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे भाई। एक दो दिन का वेट करना होगा, टेक्निकल चीजें हैं, हो जाती है मिस्टेक, तो थोड़ा वेट करो। फालतू के यूट्यूब पे पूरे दिन वीडियो देखते हो, हाँ ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ, तैयारी करो बस। हजारों झीलों की भूमि किसे कहते हैं मेरे लाला? फिनलैंड को कहते हैं। किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं, ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं, पाकिस्तान को नहरों का देश, जापान को सूर्योदय देश, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं, है ना। एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहते हैं। स्वर्णिम पेगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। फियोर्ड तटों का देश नॉर्वे को कहते हैं। राजघाट आपको बताना है मेरे भाई, किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? सभी मेरे प्यारे जवान बताएंगे भाई। बहुत अच्छा, बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। बताओ फटाफट, सभी प्यारे भाई आंसर करेंगे। तो यहां पर देखिए राजघाट है, ये आपका मेरे भाई हो जाएगा यहां पर महात्मा गांधी। जो बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं, दिल्ली के अंदर है ये। शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल करम भूमि। के आर नारायण उदयघाट, ज्ञानी जेल सिंह एकता स्थल, जगजीवन राम समता स्थल, चंद्रशेखर जननायक स्थल, इंद्र कुमार गुजराल स्मृति स्थल, चौधरी देवीदाल संघर्ष स्थल। याद कर लो मेरे भाई फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम फटाफट मेरे भाई, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? फटाफट बताएंगे, सरस्वती सम्मान कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए मेरे भाई, सरस्वती सम्मान ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है। सुनामी शब्द का अर्थ क्या है मेरे भाई, बताओ। देखो, सुनामी ये जापानी शब्द है। एक बार नेवी के एग्जाम में प्रश्न आया था, सुनामी कैसा शब्द है? ये जापानी शब्द है और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है समुद्री लहरें। समुद्री लहरें, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन है, ये कौन से स्थल पर हुआ था भाई? बताएंगे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ मेरे भाई? सभी प्यारे भाई बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी प्यारे भाई बताएंगे, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थल पर हुआ? चलिए, तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी आपकी पाटलिपुत्र, इज राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहां पर आप देख सकते हैं 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी मेरे भाई, जिसमें आपकी तीसरी बौद्ध संगीति है ये हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। पहली है ये 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई, अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई, कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक के काल में हुई। चौथी संगीति है ये कुंडलवन कनिष्क के काल में हुई। नेक्स्ट है, सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह आपको बताना है। सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह कौन सा है मेरे जवानों? बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह है, आने दीजिए आंसर। नेपच्यून, बुध, अरुण, शनि, बताओ भाई। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा, और ये ध्यान रखना सबसे दूर भी है आपका 8वां ग्रह मेरे भाई, है ना? कौन सा होगा यहां पर? बहुत सारे बच्चे ठीक बता रहे हैं, नेपच्यून इज राइट आंसर होगा। नेपच्यून, ऑप्शन ए आपका ठीक होगा। नेक्स्ट है, 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तब बंगाल का गवर्नर कौन था मेरे भाई? बंगाल का गवर्नर कौन था स्थायी बंदोबस्त जब लागू हुआ? पूरा समय आपको दिया जा रहा है, बताओ मेरे भाई। 1773 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया तब बंगाल का गवर्नर कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन यहां पर आपका मेरे भाई सी है, वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन सी जितने प्यारे भाई बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय किधर है? दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय दक्षिण पूर्वी कोलकाता के अंदर है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए राइट होगा। राष्ट्रगान को पूरा गाने में कितना समय लगता है मेरे भाई? राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है बताएंगे मेरे भाई। लगभग आपको समय दे रखा है, बता दो।
हाँ जी, तो राष्ट्रगान को पूरा गाने में कितना समय लगता है? तो यहां देखिए लगभग के अंदर हमें फिर ये करना पड़ेगा, है ना। कंप्लीट तो 52 सेकंड होता है, आपका ध्यान रखना। ये देखो कंप्लीट जानकारी देखिए 48 से 52 होता है, ध्यान रखना। 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। बांग्ला भाषा में ये लिखा गया है। पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। गायन की अवधि 48 से 52 सेकंड होती है। छोटा रूप 20 सेकंड है। इसके अलावा ध्यान रखना है भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन और समापन वंदे मातरम से होता है। चलिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ मुझे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। मेरे भाई एडमिट कार्ड के लिए मैंने बोल दिया है ना, परेशान मत हो यार, 1-2 दिन का वेट नहीं कर सकते क्या आप? बताओ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहे। 2695 मीटर है आपकी अनाईमुडी, याद रखना है। 2695 मीटर ऊंची है अनाईमुडी, याद रखना है। भारत का मैक्यावली किसे कहा जाता है मेरे भाई? भारत का मैक्यावली बताओ। जिसने अर्थशास्त्र लिखा था उसे कहा जाता है भारत का मैक्यावली, है ना। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही नाम है जिसने अर्थशास्त्र लिखा मेरे भाई, याद रखना है आप सभी प्यारे बच्चों को। चलिए, कालिदास भारत का शेक्सपियर, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, भारत का मैक्यावली चाणक्य कौटिल्य को कहते हैं, वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मारक, भारत का लोह पुरुष दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। बताइए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस सर हम इसे 11 जुलाई को मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर बताओ मेरे भाई। विश्व का सबसे छोटा महासागर सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक हो जाएगा आपका, है ना। आर्कटिक ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा ये प्रशांत हो जाएगा आपका, बड़ा या गहरा जो भी है, याद रखना है। नेक्स्ट है पोलैंड की राजधानी बताओ मुझे। पोलैंड की राजधानी, भाई नेवी में आया हुआ प्रश्न है। व्हाट इज कैपिटल ऑफ पोलैंड? पोलैंड की राजधानी गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। वारसा, रोटरडेम, डबलिन, कराची। पोलैंड की राजधानी, मैंने पोलैंड की पूछा है। बच्चे देखो कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। वारसा इज राइट आंसर होगा भाई। ऑप्शन ए आपका यहां ठीक होगा। चलिए, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली कपास मिट्टी का दूसरा नाम बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट, नेवी का फेवरेट क्वेश्चन है मिट्टी, और स्पेशली ये कपास के बारे में तो ज्यादा ही पूछा जाता है क्योंकि इसका दूसरा नाम होता है रेगूर, जिसे आप काली मिट्टी भी बोलते हैं। चलिए, काली मिट्टी के अंदर देखिए उपनाम देखो, रेगूर मृदा, कपासी मृदा, उष्णकटिबंधीय चेरोनजम लावा मिट्टी, है ना। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को केरल कहा जाता है। काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। इस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। काली मृदा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में पाई जाती है। काली मृदा स्वतः जुताई वाली मृदा है, वर्षा काल में चिपचिपी हो जाती है। काली मृदा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु में पाई जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ मेरे भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन बताएंगे सारे बच्चे, बताओ फटाफट। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? मार्च 1930 में हुआ था मेरे भाई, याद रखना। दांडी यात्रा से इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। मार्च 1930। ऑप्शन यहां पर सी, जितने भाई बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश बताओ मुझे।
पढ़ा रखा है मैंने, ए बी सी फिर से, है ना। टोटल कितने हैं? 15। 10 अस्थाई और 5 है स्थाई। स्थाई आपको पूछे हैं। 1982 आपको बताना है मेरे भाई, एक मूवी आई थी विनिंग मूवी में, महात्मा गांधी की भूमिका है, ये किसने निभाई थी मेरे भाई? बताओ किसने निभाई थी ऑस्कर विनिंग मूवी में 1982 में महात्मा गांधी की भूमिका? तो ध्यान रखना, वो थे आपके बेन किंगले। ऑप्शन बी आपका ठीक होगा। नीली क्रांति का संबंध मुझे बताओ मेरे भाई। एक प्यारा प्रश्न आज आपको गृह कार्य के लिए देता हूं, बहुत दिन हो गए। नीली क्रांति का संबंध आपको बताना है, सिंपल प्रश्न है, हर एक बच्चा बताएगा। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? यहां से देखो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि आजादी के बाद कौन सा बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया, ऐसे भी आ सकता है। बताओ मेरे भाई, जो लगभग 60% काम पाकिस्तान का इसी से चलता है, सबसे यहां का व्यस्त है कराची बंदरगाह, याद रखना है। आजादी के बाद यह बंदरगाह पाकिस्तान के अंदर हो गया। घाना देश की मुद्रा बताओ मुझे, घाना देश की करेंसी आप सभी जवानों को बताना है मेरे लाला, बताओ। घाना देश की मुद्रा क्या होगी? गाना सेडी। ऑप्शन ए आपका ठीक होगा। बीओपी का पूर्ण रूप बताओ मेरे भाई, बीओपी का पूर्ण रूप क्या होने वाला है? पूरा समय मैं आपको दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि फटाफट मेरे भाई पेपर करवा के आपको फ्री कर रहा हूं, पूरा सोचने का समय आपको मिल रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑप्शन ए आपका यहां ठीक होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव है, इसका आयोजन होता है मेरे जवानों? बताओ, अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? और सेशन को लाइक शेयर करो यार दबा के, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। तो ये मेघालय में होता है इसका आयोजन। कहां होता है? मेघालय में। चलिए, मेघालय के और भी आप देखो, वांगला है आपका, बेहिदी खलम है, स्ट्रॉबेरी है, नोंग करेम है, ध्यान रखना है। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से है? दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान में है मेरे भाई। कौन से धर्म से जुड़ा है दिलवाड़ा के? हम पढ़ते हैं ना, दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान, तो ये जैन धर्म से है, ध्यान रखना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब मुझे आप लोग बताएंगे भाई 50 में से कितने प्रश्न को तोड़ के रख दिया आपने? सारे बच्चे बताएंगे फटाफट। एडमिट कार्ड लेके आपको मैं अपडेट दे दूं मेरे भाई। अभी आपके एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुए हैं, 1-2 दिन का वेट करो। कभी कभार साइड पे लोड होता है, या जो एडमिट कार्ड वगैरह जारी करने वाले खुद जो जवान है, अगर वो किसी अदर काम में बिजी होते हैं तो 1-2 दिन डिले हो सकता है। अन्यथा 1-2 दिन में अपडेट भी डल जाएगी अगर एडमिट कार्ड नहीं आएंगे तो, कि आपका एग्जाम आगे जाता है या इसी डेट को होता है। ओके, अच्छे से मेहनत करो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब की बार फतेह करना है, आगे डीएस गुरु का पेपर होगा, पूरा लगाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए सर, थैंक यू। नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। आर्मी स्टडी की इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस मॉडल पेपर को, और बढ़िया तरीके से लगाओ। जब तक एग्जाम नहीं हो लगे रहो, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। स्क्रीन पर आ चुका है पहला क्वेश्चन। पहला सवाल ये कह रहा है कि संकलन गुण सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? फास्फोरस, कार्बन, सल्फर या जिंक में? संकलन का मतलब होता है चेन फॉर्मेशन। भाई चेन फॉर्मेशन का गुण सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, ये आपको सवाल पूछ रहा है जी।
तो दोस्तों देखिए, श्रृंखलन यानी कि चेन फॉर्मेशन, ये गुण सबसे ज्यादा किस में है? तो ये दोस्तों पाया जाता है आपके कार्बन के अंदर। श्रृंखलन का गुण किस में है? कार्बन के अंदर पाया जाता है, क्योंकि कार्बन 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 जुड़कर एक लंबी चेन बनाता है इस तरीके से। तो श्रृंखलन का सबसे ज्यादा गुण कार्बन में ही पाया जाता है। जिंक का उपयोग करते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए। Fe को अगर जंग से बचाना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फास्फोरस, इसको शीतल जल में रखा जाता है, ठंडे पानी में रखा जाता है, और खास तौर पर लाल फास्फोरस ध्यान रखना, वो है दिया स्लाई माचिस की तीली में होता है। व्हाइट फास्फोरस हमारे दांतों में, हड्डियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र बताइए। CnH2n+1, CnH2n+2, CnH2n-1, CnH2n-2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो दोस्तों दिमाग लगाओ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो एल्केन श्रेणी का होता है। अब एल्केन श्रेणी का अगर इतना जिसको पता है वो आराम से बताएगा कि इसका सूत्र होता है जी CnH2n+2 होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर इसका बी इज राइट आंसर। तो एक संतृप्त और एक असंतृप्त, असंतृप्त में आपके एल्कीन और एल्काइन वाला आएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, हैलोजन या उत्कृष्ट गैसें। भाई एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्व है, तो आपको पता है एस के अंदर दो वर्ग हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट वाले को बोलते हैं क्षार धातु, सेकंड वाले को बोलते हैं क्षार मृदा धातु, एल्कली सॉयल मेटल कहा जाता है इसको। अब देखो क्षारीय धातु ये फर्स्ट में आती है, क्षारीय मृदा धातु वर्ग नंबर सेकंड में, हेलोजन आते हैं 17वें वर्ग में, उत्कृष्ट गैस से आती है 18वें वर्ग में। आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं टोटल। तो यहां पर हमें एस ब्लॉक का पहला समूह, तो वो दोस्तों क्षारीय धातु के नाम से जाना जाएगा। अगला है निम्न में से किसे पर्ल एस, जिसको मुक्ता भस्म भी कहते हैं, कहा जाता है? Na2CO3, NaSCO3, K2CO3, CaCO3। पर्ल एस का सूत्र भी पूछ सकता है डायरेक्ट, और हमें ये पूछ रहा है पर्ल एस के नाम से किसको जाना जाता है? बताइए, शाबाश, वेरी गुड। पर्ल एस के नाम से किसे जाना जाता है? देखो कैल्शियम कार्बोनेट ये तो होता है जी चूना पत्थर। क्या होता है जी? चूना पत्थर होता है, ये ध्यान रखना है। और इसको आप मार्बल भी कह सकते हो, इसको आप संगमरमर भी कह सकते हो, संगमरमर भी कह सकते हो। ये होता है दोस्तों बैंकिंग सोडा, बैंकिंग सोडा कह सकते हो, इसको आप मीठा सोडा भी कह सकते हो, इसको आप खाने का सोडा भी कह सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आप इन कई नामों से जानते हो। इसके अगर आप 10H2 लगा दोगे ना, तो फिर ये दोस्तों आपके धावन सोडा बन जाएगा, यानी कि कपड़े धोने का सोडा बन जाएगा। और पर्ल एस होता है पोटेशियम कार्बोनेट, यानी कि K2CO3। तो ये याद रखना, पर्ल एस है ना। एक होता है सोडा एस, सोडा एस, ये दोस्तों अभी लिखा था। अगर 10H2 नहीं लिखे, केवल Na2CO3 लिखें, तो ये आपके सोडा एस है, और पर्ल एस के रूप में इसको जाना जाएगा। चलिए, निम्न में से प्राणी जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन, एल्बुमिन, रुबिस्को या प्रतिरक्षी? प्राणी जगत का मतलब होता है जंतु जगत। भाई जंतुओं में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, यह आपको सवाल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखो, रुबिस्को है ना, ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है, दुनिया में सर्वाधिक पाई जाती है, दुनिया में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है। और जंतुओं में सर्वाधिक पाई जाती है वो है आपके कोलेजन। एल्बुमिन दोस्तों अंडे में भी पाई जाती है, साथ में ब्लड में भी होती है, सेम प्रोटीन है दोनों में। एंटीबॉडी जो हमें रोगों से बचाने में
यूजफुल होती है। चलिए, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, जिगर, हृदय, गुर्दा। बताइए, सिरोसिस रोग है वो किस अंग को इफेक्ट ज्यादा डालता है? दोस्तों ध्यान देना, सिरोसिस होता है ना, अत्यधिक शराब के सेवन से होता है। अत्यधिक शराब के सेवन से, अत्यधिक शराब के सेवन से कौन सा रोग होता है? सिरोसिस। तो भाई इसमें जिगर खराब हो जाता है, और जिगर हम किसको बोलते हैं? यकृत को बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं, ध्यान रखना है। मस्तिष्क से रिलेटेड एक बीमारी का नाम ध्यान रखना, पार्किंसन। पार्किंसन रोग का संबंध इससे है। गुर्दा, जिसको आप वृक्क या किडनी भी कहते हो, और इसका संबंध होता है ब्राइट रोग से। किससे होता है? ब्राइट रोग से इसका संबंध होता है। ओके, चलिए, परमाणु संख्या 26 वाला तत्व किस समूह में पाया जाएगा? 2, 8, 6, 14। आपको यह बताना है परमाणु क्रमांक 26 पर जो तत्व है वो किस वर्ग में आएगा। तो भाई 26 पर कौन आता है? 26 पर आता है आयरन। आयरन बोले तो लोहा, और लोहा मतलब Fe। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, एकदम क्लियर हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। 6 2 8, 6 14, 2 16, 6 22, 4 26। ठीक है, तो देखो ये डी में आ रहा है, तो एक तो डी ब्लॉक में आता है। अब आपको ये अगर पता है कि डी ब्लॉक जो होता है ना, उसमें वर्ग आते हैं 3 से लेकर 12 तक। ओके, अगर 3 है तो D1 आएगा, 4 है तो D2 आएगा लास्ट में, 5 है तो D3, 6 है तो D4, 7 है तो D5, 8 है तो D6। देख लो हमारे D6 आ रहा है जी, और D6 का मतलब है वो कौन सा वर्ग का है? 8वें वर्ग में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए कहता हूं ये 9 बजे वाला मॉडल पेपर मत छोड़ो, हर टाइप का सवाल यहां आपको मिल जाएगा। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण, द्रव्यमान, अवकरण या ऑक्सीकरण। भाई लोहे पर जंग कब लगता है? लोहे पर जंग लगता है जब उसको हम नम वायु में रखते हैं। और भाई साहब नम वायु है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ में H2O भी होता है, जल भी होता है, उसको नम वायु कहा जाता है। तो नम वायु में जंग लगना ये ऑक्सीकरण होता है। डी वाला ऑप्शन राइट होगा जी। चलिए, कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण मतलब आरबीसी के बनने में, तंत्रिकी कार्य प्रणाली मतलब न्यूरॉन सिस्टम में, और डीएनए संश्लेषण से जुड़ा हुआ है? मतलब आरबीसी के निर्माण में, न्यूरॉन सिस्टम की कार्य प्रणाली, डीएस संश्लेषण में, इनसे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों वो विटामिन B12 है। और याद करो B12 इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन। इसमें कोबाल्ट धातु भी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ई ये सुंदरता का विटामिन होता है, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं इसको। B7 की कमी से बालों का झड़ना ये समस्या आती है जी। और विटामिन के का काम होता है रक्त का क्या बनाना? थक्का। तो रक्त का थक्का बनाने वाली विटामिन कौन सी है? तो आप कहोगे जी के है वो। चलिए, तो इसका उत्तर आ गया ना B12। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, इसे 20 वोल्ट विभवांतर द्वारा धारा प्रवाहित कितनी होगी? मतलब विद्युत धारा वाले टॉपिक से देखो न्यूमेरिकल पक्का आएगा। एक तो 100% आएगा, लिख के दे रहा हूं, 2 भी आ सकते हैं। तो देखो 5 ओम है, आने की आपको आर दे रखा है 5 ओम, और वी दे रखा आपको 20 वोल्ट। तो आपको निकालना क्या है जी? धारा। तो आप खुद आइडिया लगाओ, VIR ओम का नियम बन रहा है जी, तो V बराबर IR होता है। आपको निकालना क्या है? I तो V बट्टा R हो जाएगा। V कितना है आपके पास? 20, R आपके पास 5, तो ये आ गया जी 4 एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है जी? एम्पियर होता है। तो B वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा जी। चलिए,
बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य, ऊर्जा, दाब या बल? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, यह आपको उत्तर देना है जी। बताओ, देखिए बल और विस्थापन का गुणनफल किसे कहा जाता है? तो देखो कार्य, मैं बल से बात करूं, बल F बराबर m में द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। दाब P बराबर F अपॉन A होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल, ये भी नहीं है। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, तो ये भी नहीं है। और कार्य होता है W बराबर F डॉट डी। तो बल और विस्थापन का गुणनफल ये आपके हो जाएगा जी कार्य। तो पहला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा इसका। चलिए अंतिम सवाल, निम्न में से किसका आकार जिसमें डालते हैं उसी का आकार ले लेता है परंतु आयतन निश्चित होता है? मतलब ये कह रहा है कि आयतन तो निश्चित है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आयतन तो उसका निश्चित है, आयतन तो बिल्कुल उसका निश्चित है। अब ये कह रहा है कि आकार है जिसमें डालते हैं उसी का आकार ले लेता है, इसका मतलब उसका आकार जो है ना वो अनिश्चित है। बताओ, पदार्थ की अवस्था पड़ी थी, ये वाला आंकड़ा किसमें बताया था मैंने? आकार, देखो आयतन निश्चित है, आकार जिसमें डालोगे उसका लेगा, तो ये द्रव है जी। अब यहां द्रव वाला ऑप्शन एक ही है, कैरोसिन, क्योंकि लिक्विड अवस्था में कौन है? द्रव पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना, लोहा चूर्ण है, ये तीनों ना ठोस है, तो ठोस में तो आकार आयतन दोनों ही निश्चित है। ठीक है, अब बताओ, देखें 12 में से आपका आज के इस मॉडल पेपर में क्या स्कोर हुआ है। उम्मीद है आप सबका अच्छा स्कोर हुआ होगा, लेकिन टेस्ट पूरा लगाना, अभी जाना नहीं है, मैथ का तो अभी दमदार सेशन बाकी है, तो पूरा लगाओ। कहते हैं जब तक ना सफल हो नींद छेन को त्यागो तुम, संघर्ष के इस मैदान को छोड़कर यू मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। हेलो भाई, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मेरे लाल आप बड़े बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जोरदार होंगे और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से, धुआंधार तरीके से फोड़ रहे होंगे। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं लाडले? सर अच्छे हैं, सर अच्छे हैं। इस बार नौकरी लगना है। यस सर, आ जाओ भाई। निम्न में से एक अचर बहुपद, अचर बहुपद का मतलब क्या होता है? देखो, गणित में दो प्रकार की संख्याएं होती, एक होती है चर, दूसरा होता है अचर। चर में मेरे प्यारे भाई एक्स, वाई और जेड रहते हैं। अचर में मेरे प्यारे बच्चे केवल 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 संख्याएं रहती हैं। यहां पे लाडले ये एक चर बहुपद है, ये एक चर बहुपद है, ये एक चर बहुपद है, परंतु ये जो है ना अचर है। बस इतनी सी बात थी। अब पता है क्या, इस प्रश्न को कई लोग सोचेंगे यार स्टार्टिंग 2 से सी आंसर चिपका दो। ऐसे नहीं है मेरे लाल, दिखता जो है वो अक्सर होता नहीं है। ठीक है, यस सर। आपके पास a बराबर दे रखा है 2, b बराबर -2 और मेरे प्यारे भाई a स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर हमसे पूछा गया है लड़ले। यानी मेरे प्यारे भाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा -2 प्लस -2 का स्क्वायर। बोलो यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कर लोगे ना? बोलो यस सर, कर लेंगे। 2 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई क्या रहा? 4। ध्यान रखना, ऐसे सवाल 101% आएंगे। मुझे कोई शौक नहीं आता है एडवांस मैथ के ज्यादा क्वेश्चन लाने का। प्लस का गुणा माइनस से होगा, माइनस रहा, 2 दूनी 4, प्लस माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, -4 से +4। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। राइट आंसर क्या रहा सर? 4। क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बहुपद p ऑफ x बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 है, x -3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अगर आप x -3 से भाग देंगे गुरुदेव,
x माइनस 3 से भाग दिया है सर, x माइनस 3 से भाग दिया है मेरे लाडले, तो भैया ऐसा है x बराबर 3 रखने पर भी जो है इन संख्या में भाग जाना चाहिए। अब भाग तो जाए नहीं जाए सर, शेषफल कितना बचेगा, तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर क्या रहा सर 3 रहा, ये यहां से आया सर हमारे पास x बराबर 3। तो x बराबर 3 पे क्या मान आता है वही हमारा शेषफल रहेगा। तो सर x बराबर 3 रखते हैं सर, 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 रहा। बोलो यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 तिया 27 माइनस 3 और प्लस 3 रहा, 27 से 27 स्वाहा, माइनस 3 से 3 स्वाहा, 0 रहेगा आंसर। क्या रहेगा मेरे लाडले आंसर? 0। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यस सर। समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10 है। ये समीकरण जो है, रेखाएं जो हैं वो क्या व्यक्त कर रही हैं मेरे प्यारे बच्चे? a1 x प्लस b1 y बराबर c1 है, a2x प्लस b2 y बराबर c2 है। तो a1 अपॉन a2 क्या है? देखो a1 अपॉन a2 सर 1/2 है सर। b1 अपॉन b2 कितना है सर? ये 1/2 है फिर से। और c1 अपॉन c2 जो है वो 5/10 है, ये भी 1/2 है लाडले। यानी मेरे प्यारे शेर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों जो है बराबर है गुरुदेव। और जब तीनों बराबर है मेरे लाल, यानी मेरे प्यारे भाई a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों रेखाएं जो है, अगर आपके पास तीनों जो है मान बराबर हैं, तो रेखाएं संपाती होती हैं, रेखाएं संपाती होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, इनके अनंत हल होते हैं। हल की कोई सीमा नहीं है, अनंत हल होंगे। राइट आंसर रहेगा सी। आपके पास दे रखा है त्रिभुज है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? इसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? जबकि तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु यानी ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये मेरे प्यारे भाई 1,1, 2,-3 और 3,4, ये तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु की जगह पे, यहां पे ध्यान से लाइन को सही कर लीजिए, तीनों भुजाओं के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक है ना, शीर्ष बिंदु के निर्देशांक ध्यान रखना, शीर्ष लिखना यहां पे, शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक ये है 1,1, 2,-3 और 3,4। तो केंद्रक जो होता है उसके निर्देशांक क्या रहते हैं सर? केंद्रक के निर्देशांक मेरे प्यारे भाई x1 प्लस x2 प्लस x3/3, यानी दोस्त यहां से आपके पास 2 प्लस 1 प्लस 3/3, 3 और 1 4 और 2 6/3, ये मेरे प्यारे भाई 2 रहा। y1 प्लस y2 प्लस y3/3 -3 प्लस 1 प्लस 4/3, 4 और 1 5 में से 3 घटाया सर, 5 में से 3 घटाया और 3 से भाग दिया 2/3। तो मेरे भाई यहां से आपके पास 2 और 2/3, इस क्वेश्चन का सटीक आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है मेरे लाल। क्या रहने वाला है? सी। यस सर। 18 डिग्री के मान का रेडियन में मान क्या होगा? 18 इंटू π/180। बोलो यस सर, बात सही है। अगर डिग्री को रेडियन बदलना है ना सर, इफ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, तो 18 का गुणा π/180 से करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। 18 एकम 18, 18 दा 180। भाई मेरे भाई पढ़ ले, फालतू की बातों में कुछ नहीं है? कोई तुझे नहीं मिलने वाला है, कोई रिया मिलने वाली है, कोई गायत्री या कोई कल्याणी, कोई नहीं मिलने वाला है। बस यही मिलेगा प्रश्न एग्जाम में लाला, फिर कहेगा क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है तुम्हारे टक्कर में, π/10 ले लो मेरे भाई इस प्रश्न का मजा। सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का अनुपात 6:7:8, ठीक है, और इनका जो योग है 6 + 7 + 8, यानी मेरे प्यारे भाई
13 और 8 21, 21 किसके बराबर है? 210 के। एक बराबर कितना रहा सर? 10। अब मैंने कहा मेरे लाडले तीनों संख्या में सबसे छोटी संख्या 6 का मान पूछा है। एक बराबर 10 है, 6 बराबर सर 60 रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार संख्याएं 7:5:3:2 में है। A:B C:D। ठीक है, आज थोड़ा पेपर मेरे को लग रहा है इजी आ गया है, मजा नहीं आया ना, कोई बात नहीं। कभी कभी जो है सरल भी, इजी भी, हार्ड भी, सारी चीजों को आपको मिक्सअप करके जीवन में बढ़ना है आगे। ठीक है, बोलो यस सर, बात आपकी सही है सर। इन संख्याओं का योग 68 है सर। 7 + 5 + 3 + 2, 7 और 5 12 और 3 15 और 2 मेरे प्यारे भाई 17 किसके बराबर है? 68 के। एक बराबर 17 चौक 68। एक का मान क्या रहा सर? 4 रहा। पहली और चौथी संख्या का योग A + D का मान चाहिए सर। तो पहली संख्या 7 है, D मेरे प्यारे भाई 2 है, 9 का मान चाहिए सर। एक का मान 4 है सर, 9 का मान 9 × 4, 9 चौक कितना रहा सर? 36। 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। 36 मीटर लंबे एक तार को बराबर टुकड़ों में काटा जाता है जिसके प्रत्येक का माप जो है वो 4 मीटर है। बताओ टुकड़ों की संख्या। मेरे भाई ये तो ऐसा प्रश्न हो गया कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं और उनमें 200 रुपए को बांटना है, तो प्रत्येक को कितना रुपए मिला? कि सर 200 रुपए को बांटना है और परिवार में 5 सदस्य है, यानी प्रत्येक को 40-40 रुपए मिला सर। प्रत्येक को 40-40 रुपए मिला सर। यानी मेरे प्यारे भाई अगर 36 मीटर की जो है आपका बांस है, तार है, और 4 मीटर के टुकड़े करने हैं तो 36/4, यानी आपने सर 9 टुकड़े करे हैं और 9 टुकड़े रहेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखो, ई अकेले एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ई मेरे लाडले अकेले जो है एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। एफ और जी मिलकर उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मैंने कहा ई एफ और जी इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? मिलकर मेरे लाडले तीनों मिल जाएं, दोस्ती कर लें, फिर ये काम कितने दिनों में होगा? भाई साहब ई जो है वो काम को 15 दिन में करता है। एफ और जी जो है सर वो उस काम को मिलकर कितने दिनों में करते हैं सर? 10 दिन में करते हैं। 10 और 15 का एलसीएम लिया सर, हमारे पास आया 30 काम है टोटल, कुल काम 30 है सर। एक दिन का काम कितना है सर? यहां से एक दिन का काम, थोड़ा पेपर इजी था इसके लिए मेरे प्यारे भाई, समय भी मैं कम ले रहा हूं, फटाफट से जबरदस्त तरीके से आंसर देने हैं आप लोगों को। ठीक है, यस सर। 30 में 15 का भाग दिया सर 2, 30 में जो है 10 का भाग दिया सर, ये रहा 3। ई का एक दिन का काम 2 है, एफ और जी का एक दिन का काम 3 है। ई प्लस एफ प्लस जी का एक दिन का काम क्या है मेरे लाल? तो भाई साहब 3 + 2 कितना रहा सर? 5। सर 30 में 5 का भाग देंगे, काम पूरा होगा 6 दिन में। कितने दिन में पूरा होगा सर? 6 दिन में। राइट आंसर क्या रहेगा मुन्ना? डी रहने वाला है। डी मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का सही आंसर है, डी रहने वाला है आंसर। बोलो यस सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है? 33 का भाग जिसमें नहीं जाता है, 33 का गुणा करिए, 11 × 3 होता है सर। भाई जिस संख्या में 3 का नहीं जाएगा ना, जिस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा उसमें 33 का तो पैदा ही नहीं होता सवाल, उसमें 33 का तो जाएगा नहीं, उसमें 33 का भाग डेफिनेटली नहीं जाएगा। चलो बताओ मेरे भाई, 3 की भाजकता का नियम क्या है सर? 3 की भाजकता का नियम क्या है सर? 3 की भाजकता का नियम है अंकों का योग और बटा 3, अंकों का योग बटा 3, अंकों का योग बटा 3। अब बताओ मेरे लालों क्या रहेगा आंसर? अंकों का योग बटा 3 करना है। जोड़ो मेरे प्यारे भाई, आपने जोड़ा पहला संख्या 2 और 1, 3 और 5, 8 और 6, 14 आया सर। 14 में 3 का भाग नहीं जाता, राइट आंसर यही है। अब आप कहेंगे सर ये वाली देखो, 2 और 1 3 और 3 कितना रहा सर? 6। मेरे भाई 3 का भाग जाता है 6 में, है ना, ये इसमें नहीं जा रहा है। ठीक है, 2 और 1 3 और 4 7 और 5 12 सर जाता है, 12 में 3 का भाग जाता है सर।
1 और 9 10 और 5 15, 15 में सर 3 का भाग डेफिनेटली जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है, परंतु इसमें नहीं जाता है। मेरे भाई आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वो संख्या बतानी है जिसमें 33 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95 माइनस 111 गुणा 21 डिवाइड बाई 3 प्लस 44 गुणा 6 है सर। दोस्तों यहां से एक सिंपल सी बात देखो आप, 7 तिया कितना रहता है 21, इसका गुणा इसे करोगे 777, बोलो यस सर। और आगे 95 है सर, और प्लस मेरे लाडले गुणा करना है 44 का 6 से। गुणा करो भाई, गुणा करो मेरे लाला, 6 चौक 24 का 4, 2 हासिल का, 6 चौक 24 और 2 26, बोलो यस सर। 264 में मेरे भाई 95 जोड़ा, 5 4 9, 6 9 15 का 5 हासिल का 1, 359 माइनस 7 7 7 रहा। दोस्तों 17 में से 9 घटाए कितना रहा? 8। 6 में से 5 घटाए कितना रहा? 1। 7 में 4 घटाए तो 7 में 3 घटाए 4, 418 माइनस का रहेगा। ध्यान से देख लेना मेरे भाई, 418 माइनस का रहने वाला है। राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे भाई? ए रहेगा। चलो बोलो यस सर, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर, वादा रहा आपसे है। निम्न में एक पूर्ण वर्ग संख्या, देखो 125 किसी का स्क्वायर नहीं है, इनमें जबरदस्त कंफ्यूजन है। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, किसी संख्या का अंतिम अंक, अगर अंतिम अंक जो है, किसी संख्या का अंतिम अंक जो है वो 2 3 7 8 है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, उस संख्या में पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। कोई संख्या जो है उसका लास्ट डिजिट 2 3 7 8 है, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो मेरे भाई 7 8 ये गलत है, गलत है, गलत है। 60 84 मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्योंकि ये 78 का स्क्वायर है सर, 78 का स्क्वायर है ना? बोलो। अब एक और तरीका है कि पूर्ण वर्ग संख्या के लिए उनके अंकों का जो योग है ना, अंकों का जो योग है पूर्ण वर्ग संख्या का, वो ध्यान रखना। अंकों का योग जो होता है पूर्ण वर्ग संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या का अंकों का योग जो है, पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग वो 1 4 7 या 9 होता है। आप जोड़ के देख लीजिए, 6 और 8 कितना रहा मेरे लाडले? 14। 14 और 4 कितना रहता है? 14 और 4 कितना रहता है? बोलो। 14 और 4 कितना रहा मेरे प्यारे भाई? 6 और 8, 14 और 4 मेरे प्यारे बच्चे 18। 18 में 1 प्लस 8 करिए, कितना रहता है? 9। आप जैसे मान लीजिए 121 है, 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। आप जोड़िए 1 प्लस 2 प्लस 1 करिए, 1 और 2 3 और 1 कितना रहा सर? 4। देखो 1 4 7 और 9 ही होगा। जैसे मान लो 144 है सर, आप जोड़िए 1 प्लस 4 करिए, कितना रहता है? 9। तो ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है उनके बीजांक अंकों का योग जो होता है वो 1 4 7 9 होता है, और पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी भी 2 3 7 8 नहीं आता है। ठीक है, सो दैट्स वाई मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? डी। अब बताओ मेरे प्यारे वीर जवानों, 50 का पेपर 13 क्वेश्चन में से आपके कितने आ रहे हैं? आज के पेपर में 11 प्लस का हमारा आंकड़ा है, मुझे बताना मेरे भाई तुम्हारे कितने आ रहे हैं। अगर 11 प्लस आ रहे हैं तो भैया इतना ही कहूंगा, और मेहनत करो, 13 लाने हैं। और अगर 11 से कम आ रहे हैं तो भैया 11 आने चाहिए थे। कहां कमी हो रही है हमें चेक करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।